नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना उच्च न्यायालय ने कहा, बीटेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर जेईई पद के योग्य नहीं है। राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 5 और मध्य विद्यालयों में 9 शिक्षकों की नियुक्ति का मानक तय किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज कटिहार में 145 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा समेत अन्य नदियों में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में भी अमृत स्नान जारी। अब समाचार विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि बीटेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर जेईई पद के योग्य नहीं है। जल संसाधन विभाग के अधीन सिविल इंजीनियरिंग संवर्ग भर्ती नियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य को अर्हता निर्धारित करने का अधिकार है। गौरतलब है कि जूनियर इंजीनियर पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने योग्यता के रूप में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष निर्धारित किया है। इस प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक समेत कम से कम 5 शिक्षक की नियुक्ति का मानक तय किया है। वहीं मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत कम से कम 9 शिक्षक होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसी मानक के अनुरूप विद्यालयवार शिक्षकों के स्वीकृत बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपलोड की जानी है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के 18 महीने के डीएलएड कोर्स को मान्यता प्रदान कर दी है। एनसीटीई ने इस संबंध में सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 70वीं संयुक्त एकीकृत प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाओं पर अब एक साथ सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति नानी तागिया की एकल पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के क्रम में कटिहार के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार 166 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 145 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। वे रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्मित पुस्तकालय और खेल मैदान का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार विभिन्न विभागों के स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तथा जीविका दीदियों के साथ संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री मनिहारी स्थित गोगा बिल झील का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लेंगे। उनका कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में कतार प्रबंधन प्रणाली लागू होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला से लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक की ओपीडी सेवा में टोकन के जरिए नंबर लगाने की व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ओपीडी पंजीकरण काउंटर पर मरीजों को टोकन नंबर भी दिया जाएगा। इसमें संबंधित चिकित्सक का नाम अंकित रहेगा। इससे मरीजों को अपनी बारी का इंतजार व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिलेगी। ओपीडी के साथ साथ नर्सिंग डेस्क और दवा वितरण काउंटर पर भी टोकन नंबर और अन्य संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रदेश में 41 औद्योगिक इकाइयां 844 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 59वीं बैठक में इन निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने बताया कि बैठक में 29 औद्योगिक इकाइयों को लगभग 369 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई।
पटना यातायात पुलिस ने जाम की समस्या को देखते हुए गांधी सेतु पर आवागमन की व्यवस्था में बदलाव किया है। ट्रैफिक एसपी अभिनव लोहान ने बताया कि आज रात से 24 घंटे तक नौबतपुर से पटना एम्स फुलवारीशरीफ लेकर होकर 0 माइल तक ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये वाहन नौबतपुर 6 लेन से पीटा सरमेरा रोड, बेलदारी चक से गोपालपुर के रास्ते 0 माइल होते हुए गांधी सेतु तक जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि गांधी सेतु से प्रतिदिन गुजरने वाले ट्रकों की संख्या 300 तक सीमित की जाएगी। वर्तमान में गांधी सेतु से प्रतिदिन 1000 ट्रकों को प्रवेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड के देहरादून में एक भव्य समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल सिर्फ आयोजन ही नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच है। श्री मोदी ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अथक प्रयास कर रहा है। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। ओलंपिक सिर्फ एक खेल का आयोजन पर नहीं होता, दुनिया के जिन देशों में भी ओलंपिक होता है वहाँ अनेक सेक्टर्स को गति मिलती है। उद्घाटन समारोह में बिहार सहित देश भर के एथलीटों ने एकता और खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए जीवंत परेड में भाग लिया। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में अगले महीने की 14 तारीख तक किया जा रहा है। इसमें 35 खेलों की कुल 47 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। आज मौनी अमावस्या है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन का विशेष महत्व है। आज के दिन लोग गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि अहले सुबह से ही पटना के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पटना के दीघा घाट, LTC घाट, कृष्णा घाट, NIT घाट और काली मंदिर घाट समेत अन्य घाटों पर लोग सुबह से ही पवित्र स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु मंदिरों में पूजा पाठ कर दान पुण्य भी कर रहे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। प्रशासन की ओर से घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम, बक्सर के रामरेखा घाट, भागलपुर के सुल्तानगंज, मुंगेर के कष्टहरणी घाट और सारण के कन्हौरा घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान जारी है। इस दिवस पर अमृत स्नान अत्यंत पावन माना जाता है। एक रिपोर्ट। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन से आए राम कृपाल ने इस पावन स्नान के दिव्य लाभ का उल्लेख किया। कुंभ का महत्व है, सबको बढ़िया शुभ संदेश मिलता है इससे और अपना पुण्य जमा होता है। मौनी अमावस्या स्नान के लिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 स्तरीय पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए हैं और मेला क्षेत्र को वाहन रहित और VIP रहित क्षेत्र घोषित किया है। झारखंड से आए लोचन वर्मा ने सुरक्षा प्रबंधों को चाक चौबंद बताया। यहाँ आने के बाद बहुत आनंद आ रहा है और बहुत श्रद्धालु जुट रहे हैं और मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। स्नान हम कर लिए, बहुत आराम से कर लिए। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। मेला क्षेत्र में राज्य और केंद्रीय पुलिस बल, यातायात पुलिस और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम श्रद्धालुओं की मदद के लिए 24 घंटे तैनात है। बहराइच से आए निरंकार वर्मा ने भी मेला क्षेत्र में किए गए प्रबंधों की सराहना की। यहाँ का जो प्रशासन स्तर भी है बहुत बेटर है और इसके में जितने भी सेवकगण भी हैं, जो जितना भी माहौल सब बना के रखे हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पे अगर देखा जाए और सफाई के स्तर पे देखा जाए और सारी व्यवस्थाएं एकदम बहुत अच्छी कुशल मंगल। प्रयागराज से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते कल रात संगम नोज पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पवित्र स्नान शांतिपूर्वक जारी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि रेलवे ने पहले से तय विशेष ट्रेनों के अलावा 60 और विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जो डी डे है जो उस पे हम कम से कम 170 से 180 गाड़ियां स्पेशल चलाएंगे। 190 तक हम लोग जाएंगे। ये तो केवल स्पेशल गाड़ी की बात है। इसके अतिरिक्त 110 गाड़ियां जो रेगुलर गाड़ियां उस रूट पे चलती हैं वो चलेंगे। प्रयागराज एरिया से हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो हर 4 मिनट में आपको एक गाड़ी मिलेगी। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री कुमार ने कहा कि रेलवे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में आज भी घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अच्छी धूप खिली है। हालांकि सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार कौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क एवं आकाश मुख्यतः साफ बना रहेगा। घना कुहासा प्रदेश के हिमालय की तराई के जिलों के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। 1 एवं 2 फरवरी के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में आंशिक रूप से मध्यम एवं उच्च स्तर के बादल देखे जा सकते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की मदद मिल रही है। दैनिक जागरण ने लिखा है, 3 मार्च को आ सकता है बिहार का बजट। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार में लड़कियों से ज्यादा लड़के छोड़ रहे पढ़ाई, एडमिशन में भी पीछे। प्रभात खबर की सुर्खी है, जसप्रीत बुमराह बने साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, अवैध प्रवासियों के मामले में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति, मोदी वही करेंगे जो सही है। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना उच्च न्यायालय ने कहा, बीटेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर जेई पद के योग्य नहीं है। राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 5 और मध्य विद्यालयों में 9 शिक्षकों की नियुक्ति का मानक तय किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज कटिहार में 145 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा समेत अन्य नदियों में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में भी अमृत स्नान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 से प्रसारित किया जाएगा।